हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम 2, 3 और 4 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है 15वां भारतीय अंगदान दिवस। तो ये भारतीय अंगदान दिवस है, ये प्रतिवर्ष 2 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसका एक 15वां संस्करण मनाया जा रहा है। तो ये 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारतीय अंगदान दिवस जो 15वां भारतीय अंगदान दिवस है, उसके अवसर पर नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक कार्यक्रम का समारोह का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा, ठीक है। और ये वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय अभियान अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के अंतर्गत इस समारोह का आयोजन किया गया। किस अभियान के अंतर्गत? अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के अंतर्गत। और ये जो अंगदान जीवन संजीवनी अभियान है, इसका उद्देश्य है पूरे देश में अंग और उत्तक दान को बढ़ावा देना, ठीक है। अंगदान और प्रत्यारोपण में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों में इस समारोह में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तो सर्वश्रेष्ठ रोटो क्षेत्र का जो पुरस्कार है वो रोटो उत्तर को दिया गया। रोटो क्या है? जैसे नोटो है राष्ट्रीय अंग एवं प्रत्यारोपण संगठन, वैसे ही रोटो है क्षेत्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन। तो सर्वश्रेष्ठ रोटो क्षेत्र है, उसका पुरस्कार दिया गया रोटो उत्तर को। और जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है अंग प्रत्यारोपण में, ठीक है, अंगदान और प्रत्यारोपण में, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तमिलनाडु को। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार है वो पुडुचेरी को प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पूर्वोत्तर राज्य है, उसका पुरस्कार मणिपुर को दिया गया है। और इसके अलावा ओडिशा, पंजाब और राजस्थान को उभरते राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है। अंगदान और अंग प्रत्यारोपण में ओडिशा, पंजाब और राजस्थान को उभरते राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात को अंगदान प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अंगदान प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार किन किन को दिया गया है? राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात को। जो मृतक अंगदान की सबसे अधिक दर है वो तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना में, ठीक है। तो जो अंग प्रत्यारोपण है उसमें कुल संख्या के मामले में भारत है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चीन। तो अंगदान में, अंग प्रत्यारोपण में, अंगदान और अंग प्रत्यारोपण में भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो वर्ष 2023 के लिए प्रदान किए गए हैं। जो वर्ष 2023 में जो फिल्में आई थी उनके लिए प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 71वां संस्करण है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख पुरस्कार हैं वो देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार है वो दिया गया है 12th फेल को। ये हिंदी भाषा की मूवी है 12th फेल, एक आईपीएस पर बनी है। मनोज आईपीएस है, मनोज अभी आईजी है वो, ठीक है। तो उन पर ये मूवी बनी है और इसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है 12th फेल को, इसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो दिया गया है फ्लावरिंग मैन, ये भी हिंदी की मूवी है और इसके निर्देशक हैं सौम्यजीत घोष दस्तीकार, ठीक है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का जो पुरस्कार है वो दिया गया है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। ये इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में बनी मूवी है और इसके निर्देशक हैं ऋषिराज अग्रवाल। तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो दिया गया है शाहरुख खान को जवान के लिए, जवान मूवी है शाहरुख खान की। और दूसरा दिया गया है विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल को, तो उसी के अभिनेता है विक्रांत मैसी, तो उनको दिया गया है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो दिया गया है रानी मुखर्जी को और फिल्म है उनकी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। तो ये इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो पुरस्कार है वो विजय राघवन को दिया गया है। पोक्कालम मलयालम भाषा की मूवी है, तो विजय राघवन को सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा पुरस्कार दिया गया है सहायक अभिनेता का मुथुपेट्टई सोमू भास्कर, ये पार्किंग के लिए दिया गया, ये तमिल भाषा की मूवी है, ठीक है। तो 2 लोगों को दिया गया है, विजय राघवन और मुथुपेट्टई सोमू भास्कर को।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का जो पुरस्कार है वो निर्देशक सुदीप्तो सेन को दिया गया है। ये द केरल स्टोरी अभी जो मूवी आई थी उसके डायरेक्टर हैं, ठीक है, सुदीप्तो सेन। तो ये सहायक निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को मिला है। नेक्स्ट है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत 7 उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी गई है भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये नेशनल क्रिटिकल मिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसके अंतर्गत 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को COE को मान्यता दी गई है, ठीक है, और ये भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसमें 4 IIT हैं और 3 अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैं, ठीक है। तो ये टोटल 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इनके नाम देख लेते हैं। पहला है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT हैदराबाद, तीसरा है IIT ISM धनबाद और चौथा है IIT रुड़की। तो 4 तो इसमें ये IIT हैं और 3 अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं हैं। अगला है 5वां CSIR IMMT भुवनेश्वर को और CSIR NML जमशेदपुर, ठीक है, और अंतिम है NFTDC हैदराबाद। तो इन 4 IIT और 3 इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं को, लेबोरेटरीज हैं, इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा। किस मिशन के अंतर्गत? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत, ठीक है। इनमें से जो उत्कृष्टता केंद्र है, इनमें से प्रत्येक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हब और स्पोक्स मॉडल पर एक संघ के रूप में कार्य करेगा। हब और स्पोक्स मॉडल क्या होता है? उसमें एक सेंटर होता है, हब होता है, ठीक है, और उससे जुड़े हुए अलग अलग इंस्टीट्यूट स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो एक हब होता है और उससे जुड़े हुए कई स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हब है वो सेंटर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूट होगा। ये जो 7 जो सेंटर बनाए गए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हब और स्पोक्स मॉडल पर एक संघ के रूप में कार्य करेंगे। ये हब के रूप में काम करेंगे और इनसे जुड़े हुए अनेक इंस्टीट्यूट होंगे जो एक स्पोक्स के रूप में काम करेंगे। अब देख लेते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में, ठीक है। तो जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसको भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में प्रारंभ किया गया था। जनवरी 2025 में इसी साल की शुरुआत में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो भारी उद्योग मंत्रालय है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का। और इसकी अवधि है इस मिशन की वो 2024-25 से 30-31 तक है। टोटल 7 वर्ष की अवधि के लिए इस मिशन को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसके अंतर्गत 16,300 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय है। और इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU है और अन्य हितधारकों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का अपेक्षित निवेश है। तो इसमें 16,300 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाएगा और ये जो 18,000 करोड़ रुपए हैं ये PSU और जो अन्य स्टेक होल्डर हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना। दूसरा है भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, जिसमें खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर परिशोधन, प्रसंस्करण और उपयोग की समाप्ति के बाद उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरण शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मातृवन पहल। अगला टॉपिक है मातृवन पहल। तो ये मातृवन पहल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 2 अगस्त को जो भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और जो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल हैं, उनके द्वारा जो भारत सरकार का मिशन है एक पेड़ मां के नाम, उसके अंतर्गत गुरुग्राम में मातृवन की औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो मातृवन होते क्या हैं? तो ये प्रकृति से प्रेरित हरित प्रयासों के माध्यम से पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित एक थीम आधारित शहरी वन आवरण है, ठीक है। शहर में एक थीम बेस्ड वन बनाना, ठीक है। तो ये मातृवन है और ये जो मातृवन है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के किनारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में 750 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, ठीक है। शहर में एक थीम बेस्ड शहरी वन आवरण, ठीक है। और ये जो स्थापित किया जा रहा है ये गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के किनारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में 750 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है। जो मातृवन है इसके मुख्य घटक क्या क्या है? तो ये गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर काबुली कीकर, प्रोसोसिप जूलीफ्लोरा जैसी मौजूदा झाड़ियों को हटाना और ढाक अमलतास के पेड़ लगाना। जो काबुली कीकर है जगह जगह हम देखते हैं, राजस्थान में तो बहुतायत में हो रखी है,
प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, तो एक इन्वेजिव स्पेसीज है। तो ये न केवल जो स्थानीय वनस्पति है उसके लिए हानिकारक है, बल्कि ग्राउंड वाटर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, ग्राउंड वाटर, क्योंकि इनकी जड़ें हैं बहुत गहरे तक जाती हैं और ये ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा दोहन करती हैं। ठीक है, और जो स्थानीय वनस्पति है उसको भी ये धीरे धीरे समाप्त कर रही है। अभी एक रिसर्च आई थी तो राजस्थान में इसको लेकर के चिंता जताई गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मातृवन के अंतर्गत इन जो काबुली कीकर हैं इनको हटाया जाएगा और ढाक और अमलतास के पेड़ उसकी जगह पर लगाए जाएंगे। ठीक है, और अरावली में स्थानीय पारिस्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए थीम आधारित वृक्षारोपण उपवनों का निर्माण किया जाएगा। थीम बेस्ड जो उपवन है उनको निर्माण किया जाएगा अरावली में। ठीक है, और मातृवन में जो थीम आधारित वृक्षारोपण है वो वृक्षों की योजना इस प्रकार है। कौन कौन से थीम के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे? तो पहला है इसमें बोधि वाटिका, इसमें बरगद, पिपाक, गुलर, पिलखन का उपवन लगाया जाएगा। दूसरा है बम्बू सेटम, इसके अंतर्गत बांस प्रजातियों का समूह है। ठीक है, और तीसरा है अरावली प्रजाति अर्बोरेटम, इसके उपवन लगाए जाएंगे। अगला है पुष्प वाटिका, इसमें फूलों वाले वृक्षों की प्रजातियों का समूह होगा। नेक्स्ट है सुगंध वाटिका, इसमें सुगंधित वृक्षों की प्रजातियों का समूह होगा। इसके अलावा औषधीय पौधे वाटिका, इसमें औषधीय पौधे होंगे। नेक्स्ट है नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, कैक्टस गार्डन और तितली उद्यान। ठीक है, तो ये थीम बेस्ड उपवन लगाए जाएंगे। और अभी हाल ही में भारत का पहला तितली उद्यान है वो बनाया गया है। वो कहाँ पर बनाया गया है? अरलम। ठीक है, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी ये कहाँ पे बनाई गई है? तो ये केरल में बनाई गई है। ठीक है, ये केरल में बनाई गई है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य था, उसको रीनेम करके अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी वहां पर बनाई गई है केरल में। ठीक है, और जो मातृवन है इसमें प्रकृति पथ बनाया जाएगा, साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, योग स्थल होगा, बैठने के लिए स्थान होगा, सार्वजनिक सुविधाएं भी होंगी, चारों कोनों पर पार्किंग रखी जाएगी, उपचारित जल सिंचाई प्रणाली का छिड़काव। ठीक है, जल प्रणाली होगी और उसका छिड़काव वगैरह करने की व्यवस्थाएं होंगी। जल संरक्षण के लिए चयनित स्थानों पर जलाशय और शहरी बाढ़ की रोकथाम भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो ये थे मातृवन। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय जलमार्ग 57, नेशनल वाटरवेज 57। तो 2 अगस्त को असम स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग 57 NW57 ये कौन सी नदी पर है? कोपिली नदी पर। NW57 है वो कोपिली नदी पर है। तो इसमें चंद्रपुर कामरूप में गोवर्धन पुल से दक्षिण समारा में हाट सिंगीमारी तक पहली बार मालवाहक परीक्षण के साथ इसको चालू किया गया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इसको चालू किया गया है। ठीक है, तो NW57 है वो असम में कोपिली नदी पर है और अभी इस पर परीक्षण मालवाहक परीक्षण चालू किया गया है। और इसके अंतर्गत सबलोडिंग क्षमता से लैस मालवाहक पोत MV वीवी गिरी ने स्टार सीमेंट से 300 टन सीमेंट को कोपिली नदी NW57 और ब्रह्मपुत्र नदी NW2 पर 300 किलोमीटर के मार्ग पर लगभग 12 से 14 घंटे की यात्रा अवधि में पहुंचाया। ठीक है, तो सीमेंट का इसके अंतर्गत परिवहन किया गया है और इसमें NW57 और NW2 पर टोटल 300 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। ठीक है, तो NW57 है वो कोपिली नदी पर है और NW2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, और असम के 4 राष्ट्रीय जलमार्गों वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र NW2, ब्राक NW16, धनसिरी NW31 और कोपिली NW57 पर माल की आवाजाही फिर से शुरू होने के साथ टोटल 1168 किलोमीटर जलमार्गों पर परिचालन प्रारंभ हो गया है। ठीक है, नेशनल वाटरवेज हैं उन पर टोटल 1168 किलोमीटर की दूरी में परिचालन प्रारंभ हो गया है। और भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 24 राज्यों में फैले 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो भारत में टोटल कितने नेशनल वाटरवेज हैं? तो टोटल है 111। पहले 105 को किया गया था और फिर 6 को और किया गया था, टोटल 111 हो गए। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल। तो इंडिया UN ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है। किस किस की पहल है? भारत और संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, तो भारत द्वारा इस पहल के तहत 4 विकास परियोजनाओं का पहला सेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत पहली 4 विकास योजनाओं को
मंजूरी दी गई है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक दक्षिण के देशों का समर्थन करना। तो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, ठीक है, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, ठीक है, विश्व के जो दक्षिणी भाग में स्थित देश हैं और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनको सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनको सपोर्ट प्रदान करना इस पहल का लक्ष्य है, भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल का। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहली 4 परियोजनाएं हैं वो लॉन्च की गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसकी सहायता से नेपाल में चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सहयोग करना। दूसरी है यूएनडीपी के सहयोग से जाम्बिया और लाओ पीडीआर में डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म विकसित करना। और तीसरी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बेलीज, बारबोडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सूरीनाम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में जनगणना की तैयारी के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, और चौथी है यूनेस्को के सहयोग से दक्षिण सूडान में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये 4 परियोजनाएं हैं, इनका पहला सेट लॉन्च किया गया है इस पहल के अंतर्गत, भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत। अगला टॉपिक है सबेटिकल लीव योजना। तो सबेटिकल लीव योजना है, इसके अंतर्गत सिक्किम है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो सबेटिकल लीव योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, और ये सबेटिकल लीव योजना होती क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सबेटिकल लीव है ये एक विस्तारित अवकाश अवधि होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आमतौर पर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास के लिए छुट्टी दी जाती है। ठीक है, जो सरकारी जॉब में है उसको छुट्टी प्रदान की जाती है। और किस लिए की जाती है? कि वो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसको छुट्टी प्रदान करती है सबेटिकल लीव योजना के अंतर्गत। और इस योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। तो इसके अंतर्गत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देना सरकार का उद्देश्य। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो चाहता है कि वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ नया उद्यम स्टार्ट करे, कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसको एक तय अवधि की छुट्टी देती है। ठीक है, और ऐसा इस योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। ठीक है, ये योजना है अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। ठीक है, और राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है उनको 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो किन को प्रदान की जाती है? पात्र कौन लोग हैं? तो राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जो कम से कम 5 साल तक निरंतर सर्विस में रह चुके हैं, 5 साल उनकी जॉब को हो चुकी है, उनको 365 दिन से लेकर 1 साल से लेकर 1080 दिनों की छुट्टी प्रदान की जाती है। ठीक है, और इस अवधि में छुट्टी के दौरान उनको मूल वेतन का 50% मिलेगा। ठीक है, उनको वेतन भी दिया जाएगा। जो मूल वेतन है, बेसिक पे है, उसका 50% उनको मिलेगा। और सरकार के पास 1 महीने के नोटिस पर कर्मचारी को वापस बुलाने का भी अधिकार होगा। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, सरकार को कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, तो वो 1 महीने के नोटिस पर कर्मचारी को वापस भी बुला सकती है। ठीक है, और जो अस्थायी कर्मचारी हैं जिन्होंने 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद जिन्होंने 6 महीने कंटिन्यू सर्विस कर ली है, उनको भी इस योजना के जो प्रावधान है उनका लाभ मिलेगा। ठीक है, जो स्थायी कर्मचारी हैं वो कौन से हैं? वो पात्र कौन से हैं इस योजना के लिए? जो 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं। ठीक है, और जो अस्थायी कर्मचारी हैं जो 6 महीने की सर्विस पूरी कर चुके हैं। ठीक है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और कितने दिनों से कितने दिनों तक ये अधिकतम छुट्टी ले सकते हैं? 365 दिन से 1080 दिन की। ठीक है, किस लिए? उद्देश्य क्या है? कि वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार उनको छुट्टी प्रदान करेगी और छुट्टी के दौरान मूल वेतन का 50% भी उनको दिया जाएगा। और इस योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। अगला टॉपिक है एयरबस C295। तो भारत को 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम बैच प्राप्त हो गया है। तो एयरबस C295 क्या है? तो ये एक सैन्य परिवहन विमान है और भारत को इनकी लास्ट बैच की डिलीवरी मिल गई है। और वो डिलीवरी कहाँ से मिली है? स्पेन स्थित एयरबस की सेविले असेंबली लाइन से। ठीक है, तो एयरबस की
जो स्पेन के सेविले में असेंबली लाइन है वहाँ से भारत को इसके अंतिम बैच की डिलीवरी मिल गई है और ये एक सैन्य परिवहन विमान है। अक्टूबर 2024 में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो एयरबस की ये पहली असेंबली लाइन थी गुजरात के वडोदरा में। ठीक है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, तो एयरबस की पहली असेंबली लाइन थी ये। ठीक है, भारत में, जहां पर 40 अतिरिक्त C-295 विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत टोटल 56 विमानों की डिलीवरी एयरबस को भारत को देनी है, उसमें से 16 के दे चुके हैं और 40 का जो निर्माण है वो भारत के गुजरात में वडोदरा में स्थित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी बुनावट बुनाई को जाने अभियान। तो ये जो अभियान है वो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में ये अभियान चलाया जा रहा है, अपनी बुनावट को जाने अभियान। और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये जो अभियान है, अभी इसके अंतर्गत जो उत्सव है 1 से 7 अगस्त तक जो उत्सव मनाया जा रहा है वो कहाँ मनाया जा रहा है? नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में। ठीक है, तो ये अभियान 1 अगस्त से 7 अगस्त तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा। किसके उपलक्ष्य में? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आता है? 7 अगस्त को। ठीक है, और इसका उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाना, आत्म सम्मान को प्रोत्साहन देना और भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है? तो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उनको प्रदान किया गया है। नितिन गडकरी ने हाईवे निर्माण में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उसके लिए ये 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक हैं उनके बारे में आप जानते ही होंगे, लाल बाल पाल के तिकड़े में से एक थे लोकमान्य तिलक। ठीक है, और जो लोकमान्य तिलक हैं उनकी जब डेथ हुई थी तो उसके लिए एक स्वराज फंड उनकी डेथ पे एक शुरू किया गया था, स्वराज फंड कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण उनकी फंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी। तो ये कहाँ प्रारंभ की गई है? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी, तो इसको महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव में स्थापित किया गया है। ये है आंगनवाड़ी वडधामना। ठीक है, नागपुर जिले के वडधामना गांव में। और 27 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये नागपुर जिला परिषद के मिशन बाल भरारी पहल के तहत संचालित की जा रही है। ये नागपुर जिला परिषद की एक पहल है मिशन बाल भरारी, उसके अंतर्गत इसका संचालन किया जा रहा है और ये भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी है। कहाँ पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव में। ठीक है, इस आंगनबाड़ी में बच्चे हैं वो मेटा के वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट। मेटा क्या है? तो मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसका वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट आता है वो AI सक्षम इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट और अन्य इंटरएक्टिव डिजिटल सामग्री की मदद से कविताएं, गीत और मूलभूत अवधारणाएं सीख रहे हैं। ठीक है, तो AI की मदद से बच्चे वहां पर सीख रहे हैं चीजों को। ठीक है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगला टॉपिक है CRIB, एक नया ब्लड ग्रुप है CRIB। और अभी हाल ही में भारत के कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में इसकी खोज की गई है, CRIB ब्लड ग्रुप की। CRIB है उसमें CR है वो प्रयोग किया जाता है क्रोमर के लिए और ये एक मौजूदा ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्रोमर। ठीक है, और जो IB है उसका मतलब है इंडिया बेंगलोर, जहां ये खोज हुई है, तो इसको नाम दिया गया है CRIB क्रोमर इंडिया बेंगलोर ब्लड ग्रुप, और एक नया ब्लड ग्रुप है। तो इस नए ब्लड ग्रुप में जो नया एंटीजन क्रोमर रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है, जो है नया एंटीजन है जो इसमें पाया गया है, तो क्रोमर रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। और इस महिला का जो रक्त है वो
ORH पॉजिटिव होने के बावजूद किसी भी सामान्य O पॉजिटिव रक्त से मेल नहीं खा रहा था। ठीक है, और इसका जो पता किससे चला था, उसके लिए एक जो टेस्ट किया गया था, एडवांस्ड सीरोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है, तो उससे पता चला कि ये पैन रिएक्टिव है, यानी सभी सामान्य रक्त से असंगत है। तब इसके जाके पता चला कि ये बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, IBGRL के द्वारा। ये ब्रिटेन की इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी है ब्रिस्टल में, ब्रिटेन की, तो उसकी जांच में इसकी पुष्टि हुई थी। और इस CRIB ब्लड ग्रुप की आधिकारिक घोषणा है वो जून 2025 में इटली के मिलान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्त संक्रमण समाज ISBT की 35वीं रीजनल कांग्रेस में की गई। ठीक है, और इसकी खोज के बाद रोटरी बेंगलोर TT के ब्लड सेंटर द्वारा, बेंगलोर का एक ब्लड सेंटर है रोटरी बेंगलोर TT के ब्लड सेंटर, इसके द्वारा कर्नाटक स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और मुंबई स्थित ICMR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी के सहयोग से एक रेयर डोनर रजिस्ट्री भी शुरू की गई है। तो ये रेयर डोनर रजिस्ट्री है वो कहाँ शुरू की गई है, रोटरी बेंगलोर TT के ब्लड सेंटर बेंगलोर में। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन जो मौजूदा ABO रक्त प्रणाली है उसके बारे में। तो इसकी खोज 1900 में कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। अपना जो ABO ब्लड सिस्टम है उसकी खोज 1900 में लॉर्ड कार्ल लैंड स्टेनर द्वारा की गई थी, और इसके अंतर्गत 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, A, B, AB और O। जो A रक्त समूह है उसमें एंटीजन होता है वो A होता है, एंटीबॉडी होता है वो एंटी-B होता है, और ये A और AB को रक्त दे सकते हैं। ठीक है, तो A ब्लड ग्रुप वाले हैं वो A और AB ब्लड ग्रुप वालों को रक्त दे सकते हैं, और A और O ब्लड ग्रुप वालों से रक्त ले सकते हैं। जो B रक्त समूह है ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन B पाया जाता है, एंटीबॉडी एंटी-A होता है, और ये B और AB को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, और B और O से ब्लड ले सकते हैं। जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें AB एंटीजन पाया जाता है, A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, AB में। ठीक है, और ये केवल AB को ही रक्त दे सकते हैं, और किन किन से रक्त ले सकते हैं, AB और O। ठीक है, तो ये सर्वग्राही है। कौन है सर्वग्राही, AB। ठीक है, ये सबसे रक्त ले सकते हैं, और दे किसको सकते हैं, केवल AB को। ठीक है, और जो O ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो कौन से ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, O में कोई एंटीजन नहीं होता है, और एंटीबॉडी कौन से में नहीं होती है, AB में नहीं होती है। ठीक है, तो O में एंटी-A और B एंटीबॉडी पाई जाती है, और ये रक्तदाता किन किन को रक्त दे सकते हैं, तो जो O ब्लड ग्रुप वाले हैं वो सभी को रक्त दे सकते हैं, A को भी, B को भी, AB को भी और O को भी। तो ये सर्वदाता है। तो सर्वदाता है वो, सर्वग्राही है AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और A में और O में कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, और O वाले हैं वो केवल O से ही ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मौजूदा जो अपनी ABO ब्लड सिस्टम है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो। ठीक है, जो O समूह होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सार्वत्रिक दाता होता है। AB समूह होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सार्वत्रिक ग्राही होता है, सबसे ले सकता है। जो RH प्रणाली, RH फैक्टर की खोज है वो 1940 में कार्ल लैंड स्टेनर और अलेक्जेंडर वीनर के द्वारा की गई थी, रिसस बंदर में। ठीक है, इसके लिए इसका नाम RH रखा गया, RH फैक्टर का। ठीक है, इसकी खोज रिसस बंदर में हुई थी, किसके द्वारा, कार्ल लैंड स्टेनर और अलेक्जेंडर वीनर के द्वारा। जो RH एंटीजन है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, RH पॉजिटिव सकारात्मक, इसमें RH एंटीजन मौजूद होता है। दूसरा होता है RH नेगेटिव, इसमें RH एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू बर्ड। तो ब्लू बर्ड क्या है, तो ब्लू बर्ड है अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित संचार उपग्रह है। तो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है, AST स्पेस मोबाइल, तो उसके द्वारा विकसित एक संचार उपग्रह है ये। ठीक है, और ये लगभग 6500 किलो का संचार उपग्रह है, और इसको श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है वो इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है।
ठीक है, जिसे पहले GSLV Mk3 के रूप में जाना जाता था। और इसरो के प्रक्षेपण यान GSLV F-16 के द्वारा अभी हाल ही में निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कब किया गया? 30 जुलाई को। ठीक है, निसार, ठीक है। तो ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये। ठीक है, तो हर 12 दिन में ये पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा। कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, तो ये नासा और इसरो का एक जॉइंट वेंचर था। ठीक है, नासा के इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी क्रायोजेनिक चरण युक्त पहला LVM-3 यान, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 प्रक्षेपण यान। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2027 की पहली तिमाही में इसको प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाएगा। और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 है, इसका पूरा नाम अपन ने अभी देखा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, और ये इसरो का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। सेमी क्रायोजेनिक चरण में परिष्कृत केरोसिन और द्रव ऑक्सीजन के प्रणोदक संयोजन का उपयोग किया जाता है। जो सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, ठीक है, तो उसमें जो परिष्कृत केरोसिन और द्रव ऑक्सीजन के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें 5200 ये जो सेमी क्रायोजेनिक चरण वाला जो LVM-3 होगा, ठीक है, ये 5200 किलोग्राम पेलोड के प्रक्षेपण में सक्षम होगा। अर्ध क्रायोजेनिक एकीकृत इंजन और चरण परीक्षण सुविधा जो हाल ही में स्थापित की गई है कुछ ही टाइम पहले, ठीक है, फरवरी 2024 में, तो कहाँ स्थापित की गई है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो कहाँ स्थापित की गई है? फरवरी 2024 में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रू 11 मिशन। तो ये क्रू 11 मिशन क्या है? तो ये अमेरिका की फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया मिशन है। ठीक है, ये नासा का मिशन है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसका एक मिशन है और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। और कौन से रॉकेट से? SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, उसका फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, और ये नासा का मिशन है। इसके अंतर्गत ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं इनको ISS पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के, जापान के और रूस के 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको क्रू 11 मिशन के जरिए ISS पर भेजा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्टिविटी। तो ये मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्टिविटी क्या है? तो ये भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के मध्य 30 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये इसका पहला संस्करण है और किस किस के बीच में? भारत फिलीपींस के बीच में। और कौन इसमें शामिल है? तो इसमें नौसेनाएं शामिल हैं। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है ये और इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया। और इसके अंतर्गत बंदरगाह चरण है वो 30 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक समुद्र में अभ्यास आयोजित करने की प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई इसके अंतर्गत। और इसका जो समुद्री चरण है वो 3 से 4 अगस्त तक आयोजित किया गया और इसके दौरान वायुरोधी, सतहरोधी और पनडुब्बी रोधी अभ्यास किए गए। तो भारत फिलीपींस का नौसैनिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, और इसमें भारतीय नौसेना के 3 जहाजों ने भाग लिया। उन जहाजों के नाम क्या क्या है? INS दिल्ली, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है भारतीय नौसेना का। दूसरा है INS शक्ति, ये फ्लीट टैंकर है। ठीक है, ईंधन भरने वाला टैंकर है ये। ठीक है, और तीसरा है INS किल्टन, ये एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है। तो इन तीनों जहाजों ने इसमें भाग लिया, INS दिल्ली ने, INS शक्ति ने और INS किल्टन ने। ये भारत फिलीपींस की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी। तो ये प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी कौन है? तो इनको अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। यूके की रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया गया है प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को। और ये 350 साल के इतिहास में ये उपाधि पाने वाली पहली महिला है, इसलिए ये चर्चा में है और इसलिए अपने लिए
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमर है ये एक मानद पद है जिसकी शुरुआत 1675 में हुई थी और इसके 350 साल के इतिहास में इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी। ठीक है, परंपरागत रूप से इस पद का उद्देश्य होता है ब्रिटेन की राजशाही को खगोलीय मामलों पर सलाह देना और अंतरिक्ष विज्ञान में जनहित को बढ़ावा देना। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 350 साल में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है और वो कौन है, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी, रॉयल एस्ट्रोनॉमर यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेसेनिको ज्वालामुखी। तो ये जो ज्वालामुखी है वो रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। ठीक है, और अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी 600 वर्षों के बाद इसमें पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और कहाँ स्थित है, रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर, जहाँ भी हाल ही में भूकंप आया था और सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई थी। ठीक है, तो वहां पर यह स्थित है और इसमें 600 वर्षों में पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है क्रेसेनिको ज्वालामुखी पर। और ये रूस का है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, 1856 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रूस का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। नेक्स्ट है सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा है, उनको रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो आरपीएफ होती है, जो रेलवे की सिक्योरिटी को संभालती है, उसकी पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है सोनाली मिश्रा 143 सालों के इतिहास में। ठीक है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, सोनाली मिश्रा। और ये मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईपीएस है। तो आईपीएस अधिकारी हैं और इनको आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है राजकुमार अरोड़ा, इनको रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, राजकुमार अरोड़ा को। अगला है डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, इनको भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति नियुक्त किया गया है। किनको किया गया है, भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति नियुक्त, तो ये है डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। नेक्स्ट है जंग चुंग राय, ये कौन है, तो ये दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी डीपी है, उसके नए नेता निर्वाचित हुए हैं। तो जंग चुंग राय है, वो दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता बने हैं। अगला है भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, सीधा सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसको गुजरात के कांडला स्थित, गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कांडला बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है और ये 1 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, कहाँ पर है, दीनदयाल पोर्ट कांडला में। ठीक है, और ये भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर है वो देख लेते हैं। तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मध्य उद्योग 4.0 को अपनाने में तीव्रता लाने के लिए एक समझौता हुआ है। ठीक है, और इस समझौते के अंतर्गत बीएसएनएल और एनआरएल रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा बीएसएनएल के द्वारा। कहाँ पर किया जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी क्षेत्र में। ठीक है, भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा। और कहाँ किया जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड क्षेत्र में। ठीक है, और मेघालय अनानास महोत्सव 2025, तो इसका आयोजन 1 से 3 अगस्त तक नई दिल्ली में किया गया। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 1 से 3 अगस्त तक। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्राहक लेन देन के लिए आधार के माध्यम से पहचान प्रमाणन सुविधा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी। तो भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो इसको तेलंगाना के गाचीबौली स्टेडियम कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, गाचीबौली स्टेडियम। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में जो गाचीबौली स्टेडियम है उसमें भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी को स्थापित किया जा रहा है। और इसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार के मध्य इसकी स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किन किन के मध्य, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार के मध्य। जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है वो फीफा के साथ समन्वय में इसका संचालन, तकनीकी ढांचे और प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नेतृत्व करेगा। ये काम इसके द्वारा किए जाएंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। ठीक है,
और जो तेलंगाना का खेल प्राधिकरण है उसके द्वारा बुनियादी ढांचे, रसद, शिक्षा और वित्तीय कल्याणकारी सहायता की देखरेख की जाएगी। ठीक है। और ये जो भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी है, इसमें 60 एथलीटों को प्रतिवर्ष 7 एथलीटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें से 30 लड़के होंगे, वो अंडर 14 कैटेगरी के होंगे, और 30 लड़कियां होंगी जो अंडर 16 कैटेगरी की होंगी। टोटल 60 होंगे, 30 लड़के 30 लड़कियां। जो लड़के हैं वो अंडर 14 कैटेगरी के और लड़कियां हैं वो अंडर 16 कैटेगरी की होंगी। और प्रत्येक श्रेणी में 10 खिलाड़ी तेलंगाना से होंगे। ठीक है। तो टोटल 60 हैं, उसमें से 20 खिलाड़ी तेलंगाना से होंगे, दोनों कैटेगरी से 10-10। ठीक है। तो भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी तेलंगाना के हैदराबाद में गाचीबौली स्टेडियम में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025। तो ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। ये विश्व का पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप। ठीक है। और इसमें टीम लिक्विड के नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टीम फाल्कन्स के अलीरजा फिराजो को हरा करके खिताब जीता है। ठीक है। तो पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। और ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और इनको $2.5 लाख का पुरस्कार इसके लिए मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025। तो इसका आयोजन एथेंस ग्रीस में किया गया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? एथेंस ग्रीस में। ठीक है। और इसमें भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीते। उसमें से 2 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 1 ब्रोंज था। तो टोटल 5 पदक भारतीय महिला पहलवानों ने इसमें जीते। ठीक है। और इसमें जो गोल्ड पदक जीतने वाली महिलाएं हैं वो एक है रचना, इन्होंने महिला 43 केजी में फ्री स्टाइल कैटेगरी में पदक जीता। ठीक है। और दूसरी है अश्विनी विश्नोई, इन्होंने 65 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और ये राजस्थान से हैं अश्विनी विश्नोई। ठीक है। तो इनकी कैटेगरी थी 65 केजी। ठीक है। नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन 9 से 10 अगस्त तक बिहार में किया जा रहा है और पहली बार इसका आयोजन बिहार में हो रहा है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसके शुभंकर अशोका का अनावरण किया गया है। जो अशोका है वो एक खरगोश है और चपलता का प्रतीक है। ये है इसका शुभंकर अशोका। ठीक है। तो एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप है, उसका शुभंकर है अशोका। ठीक है। और इसका आयोजन बिहार के राजगीर में 9 से 10 अगस्त तक किया जा रहा है। नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर। तो जो मुरली श्रीशंकर हैं उन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित 2025 कोसानोव मेमोरियल विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्पर्धा में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। 7.94 मीटर का इन्होंने लंबी कूद की दूरी तय की है, 7.94 मीटर, और इसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है मुरली श्रीशंकर ने। अगला टॉपिक है यू जीती। तो यू जीती है ये चीन की तैराक है। ठीक है। और ये 12 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की तैराक है। ठीक है। तो अभी सिंगापुर में विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, उसमें महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता है और वे विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की तैराक हैं। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। कहाँ की हैं? चीन की तैराक है। ठीक है। यू जीती चाइना की हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है वुमेन कोपा अमेरिका कप 2025। तो इसमें वुमेन कोपा अमेरिका कप 2025 में ब्राजील ने खिताब जीता है। किसको हरा करके? कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया और ये ब्राजील का नोवा कोपा अमेरिका खिताब था। ठीक है। तो वुमेन कोपा अमेरिका कप 2025 किसने जीता? ब्राजील ने जीता और ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। ठीक है। ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। ठीक है। तो ये ब्राजील ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025। तो ये ब्रिटेन के बर्मिंघम में एज बेस्टन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। कौन से स्टेडियम में? एज बेस्टन स्टेडियम में। और इसमें दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हरा करके खिताब जीता है। किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। किसको हराया था? पाकिस्तान चैंपियंस को। कितने विकेट से? 9 विकेट से। ठीक है। और टूर्नामेंट में 3 शतकों सहित 429 से ज्यादा रन बना करके
जो AB डिविलियर्स हैं उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी AB डिविलियर्स, उन्होंने एक खिताब जीता। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारत इस चैंपियनशिप से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया था। नेक्स्ट है खालिद जमील। तो खालिद जमील को भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में खालिद जमील। अभी भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन है? खालिद जमील। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।